डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एंटीजेंस एंड इम्यूनोजेंस पर। ये आपके इम्यूनोलॉजी सेक्शन का 4th चैप्टर है और इसमें आज हम जो कंटेंट्स लेंगे उनका जो मेन क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से हैं। व्हाट आर एंटीजेंस, व्हाट आर इम्यूनोजेंस, what is epitope or antigenic determinant and its properties, what is a haptane, कैरियर प्रोटीन्स क्या हैं, पैराटॉप्स क्या होते हैं और एडजुवेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन उसमें आता है वो ये है कि एंटीजेंस आखिर होते क्या हैं। एंटीजेंस हम किसी भी उस सब्सटेंस को कह सकते हैं जो हमारे बॉडी से फॉरेन होता है या शरीर के बाहर का होता है और वो इम्यून रेस्पॉन्स के प्रोडक्ट्स के साथ बाइंड करता है, जैसे कि एंटीबॉडीज़ हैं या टी सेल रिसेप्टर्स हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो शरीर से बाहर के हैं लेकिन जो हमारे इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट्स के साथ बाइंड कर सकते हैं वो एंटीजेंस कहलाते हैं। और उनकी ये जो कैपेसिटी है बाइंड करने की वो एंटीजेनिसिटी कहलाती है। तो किसी भी कंपाउंड की हमारे शरीर के इम्यून रेस्पॉन्सेस के प्रोडक्ट से बाइंड करने की कैपेसिटी एंटीजेनिसिटी होती है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि इम्यूनोजेंस क्या होते हैं और दोनों में अंतर क्या होता है। इम्यूनोजन वास्तव में वो उत्प्रेरक होता है जो हमारे शरीर में इम्यून रेस्पॉन्स पैदा कर दे। एंटीजेंस हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट से बाइंड तो कर सकते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि वो इम्यून रेस्पॉन्स पैदा करें बॉडी में। लेकिन इम्यूनोजेंस वो होते हैं, इस प्रकार के उत्प्रेरक सब्सटेंसेस होते हैं जो ये भी फॉरेन होते हैं बॉडी से, लेकिन ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे शरीर में या तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाले इम्यून रेस्पॉन्सेस पैदा करें। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी एंटीजेंस इम्यूनोजेंस नहीं होते हैं, लेकिन सभी इम्यूनोजेंस एंटीजेंस होते हैं। और इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है? किसी भी फॉरेन मॉलिक्यूल की हमारे शरीर में इम्यून रेस्पॉन्स पैदा करने की क्षमता या योग्यता इम्यूनोजेनिसिटी कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी एंटीजन मॉलिक्यूल में एपिटोप क्या होते हैं। एपिटोप्स का दूसरा नाम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी होता है। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप एंटीजन का वो पार्ट होते हैं जो किसी भी एंटीबॉडी यानी बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एपिटोप्स भी हो सकते हैं जो कि एंटीबॉडी से बाइंड कर सकते हैं या टी सेल रिसेप्टर से बाइंड कर सकते हैं। तो ये उसके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो ही उसकी इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाते हैं। और अब हम इस स्लाइड में ये देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एपिटोप में या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट में ताकि वो एक अच्छा इम्यूनोजन बन पाए। तो सबसे पहले तो ये आता है कि इम्यूनोजन का फंक्शनल बाइंडिंग रीजन कैसा है, कितना एक्टिव है, जो कि टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करेगा या एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि कोई भी एंटीबॉडी या टी सेल रिसेप्टर एंटीजन से पूरे मैक्रोमॉलिक्यूल से क्रिया नहीं करता है, लेकिन केवल जो क्रिया होती है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में वो एपिटॉप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के ही बीच में होती है, पूरे मैक्रोमॉलिक्यूल की क्रिया नहीं होती है।
एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं एंटीजन के ऊपर, जो कि क्रिया करेंगे एंटीबॉडी से या टी सेल रिसेप्टर से, वो शुगर्स भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, या और कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सबसे ऑप्टिमल साइज जो होता है वो 4 से 6 अमीनो एसिड अगर लंबा है, अगर प्रोटीन एंटीजन है, तो वो एक अच्छे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट का कार्य कर सकता है। अब हम देखते हैं कि वैलेंसी ऑफ एंटीजन्स क्या होती है। किसी भी एंटीजन की सरफेस पर एक से ज़्यादा एपिटोप्स हो सकते हैं। जो एपिटोप्स सरफेस पर पाए जाते हैं उनको सरफेस एपिटोप्स कहते हैं, और जो भीतरी उसमें स्ट्रक्चर्स में होते हैं या हिडन होते हैं वो हिडन एपिटोप्स कहलाते हैं। और लेकिन जो टोटल वैलेंसी एंटीजन की होती है वो दोनों को मिलाकर ही मानी जाती है। तो संयोजकता या वैलेंसी एंटीजन की हम इस हिसाब से नापने का कार्य कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट आर हैप्टेन्स। ये भी एंटीजन का पार्ट्स होते हैं। हैप्टेन्स जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंटीजन्स होते हैं। मतलब वो एंटीबॉडी से तो बाइंड कर लेंगे लेकिन इम्यून रेस्पॉन्स पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को हमारे शरीर में इंड्यूस नहीं कर सकते। इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 से नीचे का होता है, और इस कारण से वो इम्यून रेस्पॉन्स पैदा अगर डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाएं बॉडी में तो वो इम्यून रेस्पॉन्स पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एंटीजन्स होते हैं ये। अगर हम हेप्टेन के एग्जाम्पल्स देखें तो हेप्टेन के भीतर जो है कई कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हो सकते हैं, एमिनो ग्रुप्स हो सकते हैं, जो इसे किसी बड़े अणु से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसी तरह से पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स भी उनको जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ही पॉपुलर है वो है डीएनपी या डाइनाइट्रोफिनोल। डाइनाइट्रोफिनोल जो है वो जनरली एक हेप्टेन के साथ यूज़ किया जाता है, और एनिमल्स को जब भी हमें इम्यूनाइज करना होता है, अगर हेप्टेन से करना होता है तो हम उसके साथ एक कैरियर प्रोटीन को जोड़ देते हैं। उस कैरियर प्रोटीन को जोड़ने के बाद क्या होता है कि उसका मॉलिक्यूलर साइज काफ़ी बड़ा बन जाता है, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो कैरियर और हेप्टेन के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स का जो बड़ा साइज है वो एक इम्यूनोजन की तरह से कार्य करता है। अब हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि हेप्टेन को कैरियर प्रोटीन से जोड़ दिया जाए, तो कैरियर प्रोटीन्स का हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह के होते हैं। तो हेप्टेन को ज़रूरत होती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, कि एक बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ में देखें तो बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन जो BSA के नाम से पॉपुलर है, या की होल लिम्पेट हीमोसाइनिन, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। तो इन प्रोटीन्स को अगर हम हेप्टेन के साथ जोड़ देते हैं तो ये इम्यूनोजन हो सकते हैं, और अगर हम दोनों को मिला के अगर किसी एनिमल के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो हमें जो भी डिज़ायर्ड हमारे एंटीबॉडी हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इन प्रोटीन्स को हम कैरियर प्रोटीन्स का नाम देते हैं, क्योंकि इनसे जुड़ने के बाद हमें अपनी इच्छित एंटीबॉडी प्राप्त हो सकती है किसी भी एनिमल में। अब आइए व्हाट आर पैराटॉप्स। एंटीबॉडी का वो जगह या वो रीजन जिसमें वो एंटीजन से बाइंड करता है, जनरली ये पार्ट FAB होता है। तो FAB जो पार्ट होता है वो पैराटॉप कहलाता है एंटीबॉडी में।
और ये कोरेस्पॉन्डिंग है किसके, एपिटोप के। तो एपिटोप बाइंड करेगा पैराटोप से। एपिटोप होता है एंटीजन पर और एंटीबॉडी में पैराटोप पाया जाता है। अब है एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स भी वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम एंटीजन के साथ मिक्स करते हैं, और अगर इनका मिक्सचर इंजेक्ट कर देते हैं तो एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इनके जो इफ़ेक्ट हैं वो ये होते हैं कि एंटीजन जो है काफ़ी लंबे समय तक कार्य कर सकता है। दूसरा, इम्यून रेस्पॉन्सेस के जो साथ के स्टिमुलेटरी सिग्नल्स होते हैं या अन्य सब्सटेंसेस होते हैं उनकी भी क्षमता बढ़ जाती है। लोकल इन्फ्लेमेशन अगर है, यानी हमारे शरीर में कहीं किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे कोई सूजन या कोई संक्रमण है, तो वो भी इससे बढ़ सकता है। और लिम्फोसाइट्स की संख्या भी इससे बढ़ जाती, जो कि बहुत कोई स्पेसिफिक प्रकार की लिम्फोसाइट्स नहीं, इन जनरल जो हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है जो लिम्फोसाइट्स के द्वारा बढ़ सकती है, वो वाली हमारी नेचुरल क्षमता इसमें बढ़ सकती है। जब भी वैक्सीन को प्रिपेयर करते हैं तो एडजुवेंट्स मिलाते हैं। कुछ जो एडजुवेंट्स हैं वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं। सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वो एलम का है। एलम एकमात्र ऐसा एडजुवेंट है जो ह्यूमन यूज़ के लिए रखा गया है और बहुत ही पॉपुलर है। जब भी एंटीजन को एलम के साथ मिक्स किया जाता है तो एंटीजन का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और जब भी ये प्रेसिपिटेट एंटीजन एलम कॉम्प्लेक्स वाला किसी भी एनिमल में इंजेक्ट किया जाता है तो एंटीजन इंजेक्शन लगाने वाली जगह से धीमी गति से रिलीज होता रहता है बॉडी के अंदर, और क्योंकि ये धीमी गति से रिलीज होगा तो बहुत लंबे समय तक इम्यून सिस्टम उस एनिमल का इस इंजेक्टेड एंटीजन के प्रति काम करेगा। एलम प्रेसिपिटेट से क्या होता है कि एंटीजन की मॉलिक्यूलर साइज भी बढ़ जाती है, साइज भी बढ़ जाती है, और मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने के कारण एंटीजन प्रोसेसिंग और उसके प्रेजेंटेशन दोनों में मदद मिलती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। अन्य जो एडजुवेंट्स हैं वो एलपीएस हैं, हीट किल्ड माइकोबैक्टीरियल सेल्स होती हैं, वो भी एडजुवेंट्स का कार्य करती हैं। तो आज हमने देखा कि इस सारे प्रेजेंटेशन में हमने एंटीजन्स के बारे में पढ़ा, इम्यूनोजेंस के बारे में पढ़ा, हैप्टेन्स को जाना, एपिटोप्स या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को जाना। इसके अलावा हमने पैराटोप्स को समझा, एडजुवेंट्स को समझा, कैरियर प्रोटीन्स को समझा और उनकी थोड़ी बहुत क्रियाविधियाँ या किस तरह से ये एंटीजन मॉलिक्यूल्स अपना कार्य करेंगे, उस प्रोसेस को भी हमने थोड़ा सा समझा है। अगले जो टॉपिक हम लेंगे इसमें वो है एंटीजेनिसिटी, एंटीजन्स के टाइप्स और एंटीजन्स की मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, क्या क्या होनी चाहिए एक अच्छे इम्यूनोजन बनने के लिए उनके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।